हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम समास का भेद द्वंद्व समास पे हम बात करें। जिस तरह अन्य वीडियो पर में हमने समास की परिभाषा को शॉर्ट विधि से और लॉन्ग विधि से समझाया, आज हम उसी तरह आगे हम बात करने वाले हैं। द्वंद्व समास का भी एक छोटा सा परिभाषा है दोस्तों, उसको आप याद रखिए। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्वंद्व समास की संस्कृत में परिभाषा इस तरह है दोस्तों, आप याद रख लीजिए। चार थे द्वंद्व समास, ये है संस्कृत में परिभाषा, जिसको हमने हिंदी में लिखने का प्रयास किया। आपको रटने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चार थे द्वंद्व समास। चौ का अर्थ होता है और, ये संस्कृत में परिभाषा है। चौ मतलब और। अब और से तो मतलब लग ही गया होगा कि और वह समास जिसमें और लगा हो, दोनों के बीच और लगा हो, लेकिन आप उसको आगे और बढ़ाएंगे, आगे इस तरह बढ़ाएंगे जैसे और, अथवा, या, तथा, इनमें से कोई भी शब्द या अव्यय रह सकता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसको याद रखते, इसको ध्यान में रखते हुए हम द्वंद्व समास की परिभाषा बनाएंगे। आइए, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसको आगे लिखिए, चूंकि ये जो हमने चार थे द्वंद्व लिखा है, इसको व्याख्या हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। इस समास में दोनों पद के बीच और, तथा, अथवा, या इत्यादि लगा रहता है, तथा समस्त पद के बीच योजक, यानी इस तरह डैश का चिन्ह लगा रहता है। कोई डाउट नहीं दोस्तों। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, या आप और कह सकते हैं इसमें दोनों पद प्रधान या दोनों पद गौण होता है। ऐसी स्थिति को, ये समास की इस स्थिति को द्वंद्व समास कहा जाता है। वही चीजें हमने लिखा है, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। आप पैराग्राफ चेंज करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इस समास में दोनों पद के बीच क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। और, तथा, अथवा, या, ये सब ऐसे प्रमुख अव्यय है जो उन दोनों पदों के बीच पाया जाता है। इत्यादि लगा रहता है। तथा समस्त पद के बीच योजक, जब वो इस समास को पहचानना बहुत ही आसान है कि दोनों पदों के बीच जो है योजक चिन्ह होता है। जो है कि माइनस का चिन्ह होता है, उसको हम समझते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है दोस्तों।
जैसे चांद तारा, माँ बाप, घर द्वार। ये सब उदाहरण द्वंद्व समास का। आप ये देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा, चांद और तारा के बीच योजक, माँ और बाप के बीच, घर और द्वार के बीच। लेकिन यह द्वंद्व समास अभी नहीं है, क्योंकि आपको उस हिसाब से इनका जो है कि विग्रह करना है। जैसे चांद तारा को आप चांद और तारा लिख सकते हैं, चांद या तारा लिख सकते हैं, चांद अथवा तारा लिख सकते हैं, चांद तथा तारा लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। चांद और तारा आप लिख दीजिए, चांद या तारा आप लिख दीजिए, चांद तथा तारा आप लिख दीजिए, चांद अथवा तारा। और तो कुछ नहीं बच गया, और तथा अथवा या, ये चारों में से कुछ भी लिखेंगे सही होगा। और ये चीजें द्वंद्व समास को साबित करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह माँ बाप का आप करेंगे तो किस तरह होगा, माँ और बाप। आप और बढ़ाइए, इसमें कुछ भी लिख दीजिए, माँ या बाप, माँ तथा बाप, माँ अथवा बाप। क्लियर है? उसी तरह दोस्तों घर द्वार का भी आप कर सकते हैं। मतलब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान या गौण कैसे। जैसे चांद और तारा लिखते हैं तो चांद और तारा दोनों प्रधान हो रहे हैं, और का मतलब ही है कि दोनों प्रधान हो रहा है। ठीक है, अब चांद या तारा इनमें से कोई एक आ रहा है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि कौन इसमें प्रधान हो रहा है, चांद या तारा। क्लियर है? अर्थात यह कोई एक प्रधान हो सकता है या दोनों प्रधान हो सकता है। कंफ्यूजन है। चांद तथा तारा वो और का ही दूसरा रूप है, चांद तथा तारा। ठीक है, यहां भी दोनों पद प्रधान हो रहा है। चांद अथवा तारा, चांद अथवा तारा, जैसे या है उसी तरह अथवा है। तो इस तरह इस समास में क्या होता है, दो में से दोनों प्रधान होता है या दोनों गौण होता है। ठीक है, आप यहां दोनों गौण होता है तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि द्वंद्व समास को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर हम नेक्स्ट इस पे हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम द्विगु समास पे हम बात करते हैं। द्वंद्व और द्विगु दोनों मिलता जुलता शब्द है, लेकिन परिभाषा दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इससे बचने के लिए हम जो शॉर्टकट में परिभाषा बता रहे हैं, संस्कृत की परिभाषा, उसको आपको याद रखना होगा, तभी आप इस समस्या से बच सकते हैं। वरना द्विगु में द्वंद्व की परिभाषा हो जाएगा, द्वंद्व में द्विगु की परिभाषा हो जाएगी। तो आइए द्विगु समास की परिभाषा रखते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। द्विगु समास की परिभाषा इस तरह है, संख्या पूर्वो द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास के संस्कृत में परिभाषा होती है संख्या पूर्वो द्विगु समास। तो हमने उसको हिंदी में किया है संख्या पूर्वो द्विगु समास। वो इसलिए किया है कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं के बराबर है। आप एक दो बार इनको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। संख्या पूर्वो द्विगु समास अर्थात इसमें आप देख ही रहोगे संख्या शब्द आया है, तो वह समास जिसका पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो पहले इस चीज को हम लिखते हैं और उसके बाद हम
थोड़ी सी और इस पे आगे बात करेंगे, परिभाषा बनाएंगे। वह समास जिसका पहला पद संख्या वाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक, संख्या आप समझ रहे हैं, गिनती का 1 2 3 4 5 10 20 50 100 कुछ भी, अर्थात संख्यावाची गिनती का शब्द का बोध हो, पहला पद हो, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। इसमें और आप जोड़ सकते हैं अपनी परिभाषा में, वो ये, इस समास का विग्रह करने पर समाहार या समूह शब्द का प्रयोग होता है। आप यहां दीजिए करने पर अंतिम में जोड़ सकते हैं, इस जगह अंतिम में समाहार या समूह शब्द का प्रयोग होता है। और वो कैसे होता है हम बताएंगे। क्लियर है? इस समास का जब विग्रह करते हैं तो अंतिम में समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आपको रखना है। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो आपकी परिभाषा पूर्ण मानी जाएगी, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो आपकी परिभाषा अच्छी बन जाती है। अब देखिए, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे द्विगु समास का निर्धारण होता है। जैसे चलो षडभुज हटाते हैं, चौराहा देते हैं। ये कुछ हमने शब्द लिखा है, इससे हमको निर्धारित करना है कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। तो पहला हमें देखना है कि इसके आगे संख्यावाची शब्द है, या पहला जो है संख्यावाची शब्दांश है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि दशानन कर्मधारय समास में भी गिना गया, बहुव्रीहि समास में भी गिना गया और द्विगु समास में भी गिना जा रहा है। तो हमने बताया है कि उसका जैसे आप विग्रह करते हैं, उसी विग्रह के आधार पर उनके समास का निर्धारण होता है। तो आइए हम दशानन को द्विगु समास में उदाहरण में लाना चाहते हैं। उसके लिए हमको द्विगु समास के तरह उनका विग्रह करना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दशानन का हम विग्रह कर रहे हैं। तो 10 आननों का समाहार या समूह, कुछ भी दे दीजिए चलेगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार या समूह। त्रिभुवन है, 3
भुवनों का समाहार। चतुरानन है चार आननों का समाहार या समूह। पंचवटी का पांच वटों का समाहार या समूह। चौराहा है तो चार राहों का समाहार या समूह या संगम। संगम भी आप लिख सकते हैं, चलेगा, या समूह है आप संगम भी कर सकते हैं, समाहार है समूह या संगम भी कर सकते हैं, तो अपना अपना तरीका है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि दशानन का अगर आप इस तरह करते हैं 10 आननों का समाहार या समूह या संगम, तो ये चीजें द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर इनका विग्रह करते हैं 10 आनन है जिसके, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 आनन है जो, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको द्विगु समास भी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि इनके बाद जो लास्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं, लास्ट भेद पे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब समास का अंतिम भेद नए समास पे हम बात करते हैं। नए समास अन्य समास की तरह ये थोड़ा अलग है। इसमें देखिए नाम में ही न लगा है। न मतलब नहीं, मतलब वह समास जो नकारात्मक अर्थ देता है, न के होने का बोध कराता है, नहीं होने का बोध कराता है, उसे नए समास कहा जाता है। लेकिन इनका भी सूत्र है। वो सूत्र इस तरह है दोस्तों, देखिए, नार्थे नए समास। संस्कृत में से है नार्थे नए समास। ठीक है, अब इनको ध्यान में रखते हुए हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह समास जिससे नकारात्मक अर्थ या नहीं का बोध हो, उसे नए समास कहा जाता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह समास अक्सर पूछा नहीं जाता है, कभी कभार पूछ ले वो अलग बात है। ये उतना इंपॉर्टेंट समास नहीं है, लेकिन हमें जानकारी रखनी है कि जब भी अगर पूछा गया तो हमें हिचकना नहीं है। वह समास जिसे नकारात्मक अर्थ, नहीं होने का अर्थ का बोध हो, उसे नई समास कहा जाता है। इस ऐसे शब्दों में क्या होता है कि शुरुआत में जो पहला पद होता है अन, न, इस तरह के जो है कि पदों का उपयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे अनमोल, बेकार, बेमतलब, अनजाना, अकाल इत्यादि ऐसे शब्द है जिसको हम नए समास में गिन सकते हैं।
लेकिन उसे नए समास में स्थापित करने से पहले उनकी व्याख्या उस तरह करनी है। देखिए कैसे व्याख्या करनी है दोस्तों, जैसे अनमोल, अनमोल, बिना मूल, बेकार, बिना काम, बेमतलब, बिना मतलब, अनजाना, बिना जाने, अकाल, मतलब नहीं, नहीं काल इत्यादि ये उदाहरण है और व्याख्या है जो नए समास स्थापित करते हैं। इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि नए समास और जो भी हमने समास का व्याख्या किया है उस आधार पे आपको समास समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरे कीजिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।